चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा क्या आया था? पहले आया था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? वी डी इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या आया था? वी डी इज इक्वल टू ई इंटू पोटेंशियल जो अपने बैटरी के ज़रिए से लगाया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। ठीक है। ये हाँ वही तो, यस, वेलोसिटी टाउ के बिना कैसे आएगी। हाँ, और ये टाउ कौन सा है? एवरेज वाला। ठीक है, ओके। और ये हमारा पोटेंशियल का जो रिलेशन है, ये V इज इक्वल टू ई डॉट डी, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वी अपॉन डी कह लो या एल कह लो। ठीक है ना। तो इतना हम लोग कर चुके हैं। अब हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। ओके, ये मेरा कंडक्टर है, फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कर्नल थे इसके अंदर और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल करके पूरे मेटल कंडक्टर में फैले हुए होते हैं। उसी को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है, हमने अभी क्या तक क्या पढ़ा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इसको लिख लो। ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं? ओके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, गजक बनाते हैं मूंगफली की, तो उसमें क्या करते हैं? चारों तरफ मेल्ट किया हुआ, पिघला हुआ चीनी या गुड़, और बीच में मूंगफली। तो ऐसे ही बीच में कर्नल और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है। इस तरीके से मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है। हाँ, पुडिंग में मतलब ये है कि वो थोड़ा सा उतनी स्ट्रांगनेस नहीं आती है बॉन्डिंग में। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगनेस आ गई। ये तो हमारे कर्नल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ टहल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाता है? दिस इज कॉल्ड आल्सो मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है। क्लाउड की जरूरत ही नहीं है, जब सी कह दिया है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर कर्नल बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा। चलिए खैर, तो यहाँ पे वही हमारे कंडक्टर हैं। अब इसमें हम लोग ये करने जा रहे हैं कि इसके अंदर इसका ज़रा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं
क्रॉस सेक्शन लीजिए। डायग्राम साथ के साथ बनाते जाइए। एक ये क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, ये बैटरी हमारी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ओके। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है बैटरी लगने के बाद? -4, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो सपोज ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन टाइम t = 0 पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सारे के सारे, वैसे तो सब जगह होंगे, मैं खाली इतने इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ओके। टाइम t = 0 पे यहाँ पे है, ठीक है। आफ्टर सम वेरी स्मॉल टाइम dt, ये इलेक्ट्रॉन चल करके कहाँ पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है इस तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होता है क्योंकि प्लस टर्मिनल है, करंट इधर जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई मुझे बताने वाली बात है नहीं। तो करंट का फ्लो कैसे होता है? करंट का फ्लो ऐसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। डायग्राम भी बन रहा है साथ के साथ, हाँ। तो मैंने माना कि आफ्टर टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, आफ्टर टाइम dt, electron will move from, इसको नंबर 1 पोजीशन दे दूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कोई बताना पसंद करेगा? यस, कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो गया। तो कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की? vd। टाइम कितना मिला इनको? dt। तो ये vd इंटू dt हो गया, यही तो डिस्टेंस चलेंगे बस। चलिए, गुड। मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया जो है वो कितना है? a है। ये जो कंडक्टर है हमारा, इसका एरिया कितना है? a है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया सारा सब a ही हो जाएगा। ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी होगा, जहां से भी काटोगे a ही तो होगा, ठीक है। तो अब टाइम dt के बाद ये इलेक्ट्रॉन चल करके कहां आ जाएंगे? यहां पे आ जाएंगे। बोलिए, यहां पर आ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये ऐसा तो है नहीं कि इनके पीछे कुछ भी नहीं है,
देयर इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे तो इसके पीछे जो लग रहे हैं वो इसके आगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसके पीछे वाले आगे बढ़ते जाएंगे, और क्या होता जाएगा, जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो इसके पीछे वाले यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। ऑलरेडी भरा हुआ था, लेकिन अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया कि अब कुछ नहीं देख रहे, हम तो खाली ये वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देख रहे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन dt टाइम में चल के यहाँ पहुंचा, तो इसके पीछे जितने इलेक्ट्रॉन थे वो चल करके यहाँ पहुंच जाएंगे, इसमें भर जाएंगे, भर जाएंगे नहीं बन जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन से भर गया है। तो इसको भर देते हैं, चलिए भर दिए। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, ओके, ये जो मेरा शेडेड एरिया है, बेसिकली ये क्या हो गया है, इतने ही इलेक्ट्रॉन तो मुझको dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार किए हैं भाई। ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, क्या ये तो वॉल्यूम हो गया ना, एरिया तो 2 डायमेंशनल होता है, बोलिए, ये तो एरिया तो खाली ये हो गया, लेकिन इसकी लेंथ भी है, तो मोटाई भी है, लंबाई भी है, तो वॉल्यूम हो गया ना ये। तो इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कितने टाइम में आए, dt टाइम में आए, और कहाँ से चल के आए हैं, इस वाले एरिया से पास होकर के आए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ लो, पानी समझ लो, पानी यहाँ से चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे पहुंचा, तो टोटल इसके अंदर कितना पानी है, वो सब का सब यहीं से तो चल के यहाँ पे पहुंचा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ से यहाँ चल के dt टाइम में पहुंचा, तो उसके पीछे पीछे बाकी इलेक्ट्रॉन भी आए। तो जितना इस शेडेड एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो सब कहाँ से आए हैं, dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन 1 को पास करके आए हैं। तो इसी बात को लिखते हैं, पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट को लिखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through the cross section 1 in time dt is equal to all the electron present in the shaded area, ये जो मेरा शेडेड एरिया है इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है, dt टाइम में ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन को पार करके आए हैं। कितने टाइम में, dt टाइम में। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बता सकते हैं, लिखिए, देयरफॉर चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया 1 charge passing through the cross section area 1 in time dt is equal to dq, dq हो गया। तो dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ,
dt टाइम में जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ उसको मैंने मान लिया dq। ठीक है, तो dq किसके बराबर हो जाएगा बताइए? जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे गिना जाए? हाँ, इसको अभी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इसको गिनती करने का तरीका क्या है कि एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन। ठीक है, लिखिए, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं ये? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ, चाहे तो लिख लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन। वही तो किसमें यूज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो करने में यूज होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू तकरीबन कितनी होती है वो भी चाहे तो लिख लीजिए, इंटरेस्टिंग डाटा है। 10⁻29, यानी एक के आगे 29 जीरो लगानी है। अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, लेकिन वॉल्यूम तो लिखा नहीं सर, तो पर मीटर क्यूब। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर आप कंडक्टर लेंगे तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है ना? ओके, अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो यूनिट वॉल्यूम में ये होता है, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने से वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वॉल्यूम को। ठीक है ना? 5 रुपए में 1 किलो आती है कोई चीज, तो मैं कहूं कि 50 रुपए में कितनी आएगी? ठीक है ना? तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। तो अब चेक करिए, तो इसका वॉल्यूम मुझे बताइए कितना हो जाएगा? एरिया सबसे पहले इनटू वॉल्यूम, वो इनटू लेंथ, तो लेंथ कितनी है? VD इंटू टी इंटू डी टी, सॉरी टी कह रहा हूँ, डी टी। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉल्यूम, ये वाला शेडेड वॉल्यूम। और इनटू कर दीजिए n। क्या चार्ज आ गया मेरे पास? क्यों आए, कब आएगा? अभी तो नंबर आया है, अभी चार्ज कहाँ आया है? अभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। अभी तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा, तो इनटू ई। अब आया है चार्ज। बस यही डेरिवेशन है करंट की और वीडी की। इसको करंट में चेंज किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ पे डी क्यू है, ओके, डी क्यू। यहाँ पे डी टी है, ये फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको नीचे ले आओ, डी टी। और यही तो करंट होता है, हैं? और यहाँ पे फिर क्या बचा? अब देखो, मैं इसको लिखने का एक तरीका बताता हूँ। पहले मैं लिखूंगा वी वाला पार्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, फिर उसके बाद लिखूंगा ई, ये याद रखने का तरीका है। फिर लिखूंगा एन, फिर लिखूंगा ए। बताओ क्या बन गया ये वर्ड? वीना। ठीक है, तो एक तरीके से नाम सा बन गया ना, तो याद कर सकते हैं।
वीना, मीना, वीना, रीना, तो ये एक वीना हो गया, इसको याद कर सकते हैं आप। तो करंट इज इक्वल टू वीना। भाई इसमें ये याद रखना होगा कि वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला है, पोटेंशियल वाला नहीं है। चलिए, ठीक है। तो चाहे तो जो हमने फॉर्मूला शुरू किया था यहाँ से वो भी पूछ सकता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चाहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन पूछ सकता है। और देखिए, एक और फॉर्मूला बनाइए, चलिए देखें। वीडी की वैल्यू जो हमने करी थी वो यहाँ पे लिखिए, वीडी की वैल्यू रखिए। हाँ, तो करंट का वीडी की वैल्यू रख करके रिलेशन निकालिए। वीडी क्या था? ई कैपिटल वी, ये पोटेंशियल वाला है, ये याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, इनटू यहाँ पे ई पहले से एक मौजूद है, एन भी मौजूद है और ए भी मौजूद है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए अपॉन एम इंटू एल। और मैं v को अलग लिख दिया मैंने, ई स्क्वायर एन ए अपॉन, ठीक है, एम एल। और इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया जानबूझ करके। कुछ आपको ये जाना पहचाना सा लग रहा है फॉर्मूला? कुछ देखा देखा सा लग रहा है? नहीं लग रहा? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। बस यहाँ पे क्या करिए, आर को इधर ले आइए, हैं? कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। यहीं से देखिए, मैं आपको रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बताने वाला हूँ, चेक करिए। बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। चेक करिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो V इज इक्वल टू M अपॉन M इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन। ध्यान से देखना, मेरा लिखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। डिवाइडेड बाय ए इंटू, ये जब आ गया तो इधर आई आ गया, इधर आई आई। इसको तो मैंने रखा बड़ी ब्रैकेट में और इसको रख दिया छोटी ब्रैकेट में। आ गया बेटा? इधर इधर इतना दूर मत रहा करो। तो अभी सीधे चले आ रहे हो या नानी क्या चले गए थे? चलो, हो गया? अब बताओ, कुछ और समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू आई आर। तो ये क्या आ गया? ये R नहीं हो गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले से कुछ याद आ रहा है? यस, तो ये R जो है वो क्या हो गया? रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहां से रो भी मिल गया आपको, यहां से आपको रो भी मिल गया, ठीक है। हाँ, ये जो ब्रैकेट वाला है यही तो रो हो गया। हाँ, तो इसको लिखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर
रो इज इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन। है बेटा, पहला पेज है लेकिन बड़ा है ये, कम से कम जो है। हाँ हाँ, इतने में हो जाएगा। हो गया। एक गलती हुई थी, आप लोगों ने टोका नहीं, मैं भी भूल गया। बताओ क्या गलती हुई है? यहाँ पे हुई है पहली लाइन में, वो गलती कंटिन्यू हो गई। बोलिए। इस वाली लाइन में यहाँ पे गलती हुई है, नहीं समझ में आ रहा। टाउ लिखना भूल गए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर टाउ आता है ना, है बेटा? नहीं, ये तो वीडी लिखा है ना। वीडी को जब मैंने रिप्लेस किया उसके फॉर्मूले से, तब टाउ आएगा ना। ये देखो, वीडी के फॉर्मूले में टाउ आया था ना। ये देखो, वीडी के फॉर्मूले में टाउ है, और ये पहले भी नहीं लिखा था, तो सुबी ने याद दिलाया था कैसे टाउ लिखे, और फिर लिखना भूल गए इसको। ठीक है, तो ये याद रखना, मैं भूल जा रहा हूं तो आप लोग भी याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोलिए, टाउ आएगा। तो टाउ लिख दूं यहाँ पे, इसको करेक्ट करते जाइए। तो ब्रैकेट में टाउ और आ गया। ओके, तो यहाँ पर जब मैं उल्टा करूंगा तो टाउ ऊपर था न्यूमिनेटर में, यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो टाउ जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो हुआ है वो आर हो गया है, तो यहाँ पर भी टाउ नीचे ही आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एम अपॉन ई स्क्वायर एन, यहाँ पर भी टाउ आ जाएगा। तो ये टाउ प्लीज याद रखें। तो ये रेजिस्टेंस है, और देखो इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे। टाउ क्या बताया था मैंने कल, रिलैक्सेशन टाइम। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कितना उसको रेस्ट करने का टाइम मिला, उसी को तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये टाउ वो वाला है एवरेज वाला, जो हमने एवरेज निकाला था, चाहे तो यहाँ लिख लो एवरेज। ठीक है ना, वैसे शुरू में लिखा हुआ, अब आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ एवरेज। ओके, और किस पे डिपेंड करता है भाई, देखो मास तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो ये कोई चीज़ वेरी करने वाली तो है नहीं, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या चीज़ कंडक्टर में वेरी हो सकती है, कंडक्टर के बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी में हो सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी में कम फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये तो डिपेंड कर सकता है ना। फिर उसके बाद जो है वो चार्ज से कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, कोई भी कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वही होगा 1.6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो कोई भी कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज तो यही होगा ना। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होगा, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज चेंज हो सकती है कंडक्टर बदलने पे, तो कंडक्टर बदलने पे जो चीज हो सकती है चेंज, वो है एन।
एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में तकरीबन 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यस, तो ये हो सकता है किसी में 30 हो, किसी में 31 हो और किसी में 28 ही हो, लेकिन हमने एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर आपको बता दी है। अब ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दी होगी ना, अगर हमसे क्वेश्चन कराएगा वो तो। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम पे, कि कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं या देर से हो रहे हैं। जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और देर देर में होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यू कम होगी यानी जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और अगर देर देर में कोलिजन हो रहे हैं तो ये टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब देखो यहीं से आपको ये वाली बात भी पता चल गई कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहीं से देखो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास और ज़्यादा आ जाएगी, कर्नल के पास भी आ जाएगी, वो भी टहलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। और कोलिजन जब जल्दी जल्दी होने लगेगा तो टाउ छोटा हो जाएगा, टाउ छोटा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो वो वाला फॉर्मूला और वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया आज कि क्यों कंडक्टर को हीट करने पे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो ये वाली बात लिखो अच्छे से, इसको इम्पोर्टेंट लिख करके और इसी फॉर्मूले से लिख डालो। और बाकी लेंथ और एरिया वाला तो हम लोगों को हमेशा मालूम ही है, ये तो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर की लेंथ बनाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ा देंगे, मोटा हो जाएगा कंडक्टर तो वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बात तो हमेशा से पढ़ते रहे, लेकिन ये दो बातें हमने आज पहली बार सीखी हैं 12th में आकर। ठीक है ना, लेंथ और एरिया वाली ये हमेशा से जानते थे, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा अब हमको अच्छे से। ठीक है, तो रो, ये जो हमारा रो है इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। ओके, और क्या बताया जाए इसमें? रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो देख लो वही सब चीज़ें तो आ रही हैं जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। जैसा मटेरियल लोगे उसके हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर है उसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसलिए एन की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है ना, स्टील में कम मिलते हैं इसलिए एन की वैल्यू वहाँ कम होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, ये जो है हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में अगर कन्फ्यूज़न है तो लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप अगर चाहते तो और पूछ सकते थे सर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि टाउ कम होता है। ठीक है ना, लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी तो बढ़ जाएंगे, हैं? और n की वैल्यू बढ़ जाएगी, टाउ की वैल्यू तो कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन n की वैल्यू तो बढ़ गई
इसके बड़े होने से ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे n की वैल्यू बढ़ी, n की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को ये कम कर रहा है, और ये वाला टाउ वाला फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। तो यहाँ तो लड़ाई हो गई दोनों के अंदर, दोनों के अंदर लड़ाई हो गई। वो कह रहा है मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, वो कह रहा है मैं कम करूंगा। तो फिर जो हम पढ़ते आए हैं उसी को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वाला इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है। कौन सा करता है? टाउ वाला डोमिनेट करता है। ठीक है, यानी मान लीजिए इसने जो रेजिस्टेंस को कम किया वो 0.1 टाइम्स किया, और इसने जो इंक्रीज किया वो 1 टाइम्स कर दिया। तो 10 गुना इसने इंक्रीज कर दिया, इसने 0.1 टाइम्स डिक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े से और कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन कर लीजिए। ए वायर ऑफ लेंथ L हैविंग रेजिस्टेंस R, this is stretched to 2L, find new resistance। हुआ? रेजिस्टेंस डबल हो जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ओके, लेट अस सी। एक वायर ले ली मैंने, ये रही वायर मेरी। चलिए, इसकी लेंथ L है, यही तो दिया है, तो रेजिस्टेंस इसका क्या है? R है। इसका एरिया क्या हो गया? मैं मान लेता हूँ A है। अब क्या हुआ नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या हुआ? इसको मैंने स्ट्रेच किया, ये रही। स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ जो है वो हो गई 2L। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया चेंज हो जाएगा, A1 मान लेता हूँ, है। फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, प्रॉपर्टी रो की चेंज होगी। कैसे चेंज हो जाएगी? तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो जाएगी? रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कोई लंबाई का जिक्र है, किसी एरिया का जिक्र है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बोलो मुस्कान, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मटेरियल सेम है। ओके, एक और चीज चेंज नहीं होगी, बताओ जी क्या चीज चेंज नहीं हुई?
तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है L/A। तो मान लो ये मैंने ओरिजिनल इसका लिया, इसका जो है वो R1 हो गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो तो वही रहेगा, लेंथ L हो गई, एरिया A हो गया। दूसरा मैंने R1 लिखा, R1 के लिए रो तो वही रहा, L वही हुआ, और एरिया जो है इस बार सॉरी L 2L हो गया और एरिया 1 हो गया। तो L से तो मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलिए। लेकिन A डैश कैसे कैंसिल करूं, A डैश कैंसिल करूंगा तब आएगी ना वैल्यू। तो A डैश कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा। जल्दी से सोचिए कौन सी चीज और चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन का तो इसमें फॉर्मूले में जिक्र नहीं आ रहा। बोलो मुस्कान, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? सागर बोलो। बहुत सिंपल है यार। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? रॉड वही है, उसका जो वॉल्यूम है वही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। एक बॉटल पानी था 1 लीटर, उसको आपने 10 गिलास में डाल दिया, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? वो तो 10 लीटर ही रहेगा ना। उसको छोटा कर दो बड़ा कर दो, मास और वॉल्यूम छोटा बड़ा करने से थोड़ी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसको लिखो, वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसका वॉल्यूम लिखो एरिया इंटू एल, और इसका वॉल्यूम लिखो, इसका हो जाएगा 2L इंटू एरिया। ये दोनों क्या है, बराबर। इसका एरिया वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एल। इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया, इसका A डैश है, लेंथ 2L है। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बराबर हैं तो ये L से ये वाला L कट गया, तो A डैश ही तो मुझे चाहिए था। तो A डैश कितना आ गया, A डैश विल बी A/2। एरिया इसका आधा हो गया। एरिया तुमसे पानी के लिए कहा था ना मैंने, समाज, पानी के लिए कहा था ना, तो कहाँ दिया तुमने पानी? पानी लेने चले गए, उसके बाद भूल गए तुम कि मुझे पानी भी चाहिए था। चलो वहाँ देखो बॉटल रखी होगी बिस्लरी वाली, उसमें ले आओ, आधी बॉटल भर के दो। हो गया, आ गया आंसर। तो यहाँ पे मैं A डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो 12/A/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो बस अब क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिए, R/R1 इज इक्वल टू रो L/A डिवाइडेड बाय, बस आधी बॉटल, रो 2L/A/2, बस यहाँ रखो। हाँ ठीक है, तो ये देखिए, रो से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो R/R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर तो खाली 1 बचा और नीचे क्या बचा, ये 2 ऊपर जा करके ये भी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/4। तो R1 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को इधर, तो 4 टाइम्स R। क्या हो गया, लंबाई दुगना बढ़ाने पे उस रॉड का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे जो है वो हुआ, देखो, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो लेंथ डबल हुई तो R डबल हो गई होगा, लेकिन एरिया भी तो आधा हो गया, तो ये वाला अगर फैक्टर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा ना। तो ये कितना कम हो गया, आधा हो गया, तो इसका मतलब ये और दुगना हो जाएगा।
इसकी वजह से भी दुगना हुआ और इसके आधे होने की वजह से भी दुगना हुआ, तो इसीलिए टोटल क्या आ गया, 4 आ गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करिएगा कि लेंथ को मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस करके हाफ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो वरना भूल जाओगे। चलिए नई हेडिंग डालते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर एंड रो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो पहले जितनी बात मैंने पिछले पेज पे पढ़ाई थी वो सारी बात लिख डाली है। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, कोलिजन इंक्रीज कर जाता है। क्यों इनका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए टाउ एवरेज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब टाउ एवरेज डिक्रीज कर जाएगा तो फॉर्मूला हमको क्या कहता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। एक लाइन में सारी बातें आ गई। बट 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 टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी एन, सर ये भी तो इंक्रीज कर जाते हैं। देयरफॉर आर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, बट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। therefore tau average factor dominates over n factor। ठीक है, तो इतनी बात तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये दोबारा रिपीट करिए मैंने। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, टेम्पर इसका रेजिस्टेंस का तो मैंने बताया, रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है, बोलिए।
रजिस्टिविटी भी सेम होती है चेन। रजिस्टिविटी भी क्या होती है, यहाँ पे लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। रजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, यहाँ पे रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन फैक्टर ये वाला डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो इसके फॉर्मूले में आता है वो इसके फॉर्मूले में आता है, ठीक है ना। वही चीज आई थी ना, ये देखो मेरा रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में भी टाउ आया नीचे, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में भी टाउ आया नीचे, इसके फॉर्मूले में एन आया रेजिस्टेंस के, तो रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में भी एन आया। लेकिन एन जो है ये डोमिनेट नहीं करता है, डोमिनेट क्या करता है, टाउ करता है, ठीक है ना। चलिए 1 2 3, अब ग्राफ बनाते हैं। तो चाहे आप रेजिस्टेंस ले लो और चाहे इधर रजिस्टिविटी ले लो, ओके। टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाइए। तो फॉर्मूला इसका देखा गया है ग्राफ कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स लिखिए, ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, फॉर कंडक्टर्स, ऐसा बनता है। चलो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, अच्छा पहले ऐसे बढ़ता है लीनियरली, फिर एकदम से ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। और ये स्पेशली अगर पूछा जाए तो किस कंडक्टर के लिए है, तो ये कॉपर के लिए है, लेकिन जनरली कंडक्टर्स के लिए, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के लिए। ये आर और रो इधर लिया, इधर टेम्परेचर लिया। बताओ शुभी, इसमें क्या होता है। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सेमीकंडक्टर्स, उनका नाम ही सेमी इसलिए है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कम का मतलब काफी कम होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, लेट अस सी। टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ क्या हुआ, एवरेज डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, आर भी और रो भी दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरे पे आते हैं, बट टाउ टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो तो सर वहां भी इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कम है, काफी कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब एन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, कम, रो क्या हो जाएगा, कम। तो इन दिस केस क्या हो जाता है, एन फैक्टर डोमिनेट, ओके। हाँ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, हाइपरबोला की तरह। बना लिया, आगे चलें। ओके, अब आते हैं हम लोग, कंडक्टर कर लिया, सेमी कंडक्टर कर लिया, अब आते हैं एलॉय के ऊपर। एलॉय क्या होता है, बताओ जी सागर, एलॉय क्या होता है।
सागर, एलॉय क्या होता है? अभी शुभी ने बताया था, वही रिपीट कर देते। क्या बताया था? अच्छा वही बता दो। मुझे पता है तुमने सुना नहीं। तुम बताओ मुस्कान, तुमने क्या सुना? एलॉय कहते हैं मिक्सचर को, ठीक है? चाहे मेटल और नॉन मेटल को मिला करके बनाएं, और चाहे मेटल्स और मेटल्स को मिला के बनाएं। जैसे कॉपर से हम लोग ब्रास बनाते हैं, पीतल, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है? उसमें दोनों मेटल होते हैं, ठीक है? ब्रास का क्या होता है दूसरा पार्ट? चलो होमवर्क में जाकर के चेक करना, 2-3 अलॉय के नाम याद करना, ठीक है? तो अब देखिए, अलॉय हम लोग पढ़ेंगे 2-3। वो ऐसे अलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती, ठीक है? तो इसका नाम है निकिल क्रोम मैग्नीन, निकिल क्रोम मैग्नीन कॉन्स्टेंटिन, ठीक है? ये 3 एलॉय हैं, इनके बारे में लिख लीजिए। These are the special type of alloys निकिल क्रोम, दूसरा है मैग्नीन, तीसरा है कॉन्स्टेंटीन, ठीक है? अब ये किन किन मेटल से मिलकर के, ये तो पता चल रहा है, ये तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बना है। ये मैग्नीशियम एंड पता नहीं क्या है इसके अंदर, और मुझे याद नहीं है, ठीक है? आप लोग खाली नाम याद रखिए। असल बात इनकी क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पे आर एंड रो नो चेंज, ठीक है? इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये स्पेशली इसलिए बनाया जाता है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा जो वायर है या कंडक्टर है, जो मेटल का बना हुआ है, क्योंकि करंट जब किसी के अंदर फ्लो करता है तो क्या होता है? हीट पैदा करता है। हीट पैदा होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं कितना चेंज हुआ, तो हमें क्या हो जाएगा? सारा एक्सपेरिमेंट का जो डाटा है हमारा वो सही नहीं आएगा। तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि ऐसा एलॉय हो जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज ना हो, ठीक है? तो इसलिए हम इस तरह के एलॉय यूज करते हैं। तो इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनाएंगे आप लोग? ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों में से कुछ भी ले लिए, इधर टेम्परेचर ले लिए। तो मान लीजिए किसी एलॉय का रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए कोई वैल्यू है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। क्या बढ़ाना शुरू किया? टेम्परेचर। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में वो पूछेगा कि राइट द नेम या विच आर द एलॉय विच ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज रेजिस्टेंस। तो आपको ये दोनों तीनों नाम में से वहाँ दिया होगा ऑप्शन में, आपको कर डालना है। हाँ, तो लिख लीजिए।
तीसरा वाला कॉपर एंड निकेल, और ये देखो, हाँ चलिए जो भी है, मैग्नीज Mn आता है, कॉपर और निकेल। चलो ठीक किया तुमने। तो यहाँ पे हमारा जो है ये रेजिस्टेंस खत्म होता है। हाँ ये रेफरेंस लाइन है, अगर बिल्कुल कांस्टेंट होती तो एकदम ऐसे हो जाती, थोड़ा सा चेंज होता है बट वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ नया टॉपिक शुरू करूँ, या सर ने कहा था मैं आ जाऊँगा 4 बजे तक। तो इसको ऐसा करते हैं, बंद कर दें।